हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मज़े में हैं। और आज हम आए हैं आपके सामने एक और नई सीरीज़ के साथ, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि हमारी एमसीक्यू सीरीज। बेसिकली ये सीरीज है हमारी जो पोस्टें अभी निकली हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की यूके एसएससी में, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें ऑडिटर की भी पोस्टें हैं, और साथ ही जो और भी यहाँ पे पोस्टें हैं। ज़रूरी नहीं है उत्तराखंड के लिए ही, ये हर तरह के जो अकाउंटेंट की निकलती पोस्ट या अदर जो कॉमर्स के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसका पार्ट 1 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को फिर आगे को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। देखिए, अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, बिल्कुल। कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, हमें पता है कि एक जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी होती है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर हमारा 31 मार्च तक हमारा चलता है, तो इस बीच ही हमारे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। थर्ड है फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशंस को भी ये मेजर करता है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। उसी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारी जो पर्टिकुलर कंपनी है या इंस्टीट्यूशंस है उसकी क्या कंडीशंस यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सभी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंट बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज। ये कह रहा कि कौन सी हमारी ऐसी एसेट होती है जिसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नहीं होती, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसकी जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जब भी हम बिजनेस को परचेज या सेल करते हैं तो उसका जो परचेज कंसिडरेशन होता है तो उसमें उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। साथ ही हमारी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें भी उसकी वैल्यू शो की जाती है। तो वो कौन सी एसेट होती है। पहला हमारा आता है करंट एसेट। करंट एसेट आपको पता है कि वो टेंजिबल होती हैं, उनको हम देख सकते हैं। करंट एसेट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे डेटर आ जाते हैं, साथ ही हमारा कैश आ जाता है, और साथ ही हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेज आ जाते हैं। तो इस तरह की जो हमारी ये जो एसेट्स हैं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट। फिक्स एसेट आपको पता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, या इस तरह की जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं उनको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। और थर्ड हमारा इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट इसका राइट आंसर है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जो टेंजिबल नहीं है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं जो इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप सभी को पता है, इन्वेस्टमेंट हमारा दो तरह का होता है बेसिकली, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड, यानी कि एक ईयर से कम के समय में जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस एसेट को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट या इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले करंट एसेट्स हमारे वो एसेट होते हैं जो हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स में मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारा कैश एट बैंक, ठीक है, ये, और साथ ही हमारे पास होते हैं डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और साथ ही प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कुछ हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं। इनको जब हम चाहें तो 1 साल से पहले हम, जब हमें कैश की ज़रूरत है तो हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आपको ऊपर बता दिया मैंने। इंटेंजिबल एसेट भी हम समझ गए, इन्वेस्टमेंट भी हम समझ गए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर है करंट एसेट। उसके बाद है पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर। देखिए मैंने ऊपर भी बताया था,
पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क हमारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती लेकिन इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहती है। ठीक है, पेटेंट कॉपीराइट आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, पेटेंट और कॉपीराइट जैसे कोई भी नई चीज़ इन्वेंट की जाती है तो उसका कोई जिस नाम कोई यूज़ ना करे, ठीक है, उसका जो लोगो है उसको कोई यूज़ ना करे, तो इस तरह की जो चीज़ें और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। और साथ ही जो ट्रेडमार्क होता है वो कोई साइन होता है, कोई वर्ड हो सकता है जो आपके किसी पर्टिकुलर थिंग्स पे देखने को मिलता है, तो वो ट्रेडमार्क, जो पेटेंट को हम पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसको ट्रेडमार्क बोल दिया जाता है। और ऐसे ही पेटेंट्स होता है, जैसे कोई नई बुक्स किसी ने अगर कोई राइट की है, उसके बाद उसको पब्लिश कर लिया तो उसका पेटेंट करा लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसके पास उसका अधिकार हो जाता है पब्लिशर का कि वही उस बुक को पब्लिश कर सकता है। और साथ ही जैसे अभी कोविड एक लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 का। ठीक है, तो इसमें भी अगर वैक्सीन बनाता है तो वैक्सीन का वो पेटेंट करा लेते हैं, तो उसके पास उस सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाती है कि वो उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल एसेट। इनकी क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द लाइबिलिटी, इसमें से कौन सी लाइबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ पे होती है लाइबिलिटी, अलग अलग तरह की होती है। करंट लाइबिलिटी आपको पता है, फिक्स्ड और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। देखिए इसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं होती है, तो इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है, वो ऑब्लिगेशन जिसका हमें लेस देन 1 ईयर के अंदर हमें पेमेंट करना होता है। कौन सी लाइबिलिटी, लेस देन 1 ईयर की ऑब्लिगेशंस के अंदर हमें जिसका पेमेंट करना है उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। इसमें जैसे आता है हमारा क्रेडिटर्स आ जाता है, ठीक है, बिल्स पेबल आ जाता है, ठीक, और शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, ये हमारे शॉर्ट टर्म के जो करंट जो लाइबिलिटी है उसको डिनोट करते हैं। और फिक्स लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, फिक्स लाइबिलिटीज़ बेसिकली, और जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेसिकली ले लेते हैं। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती हैं जो एक पर्टिकुलर जो थिंग्स हैं, पर्टिकुलर जो इवेंट हैं उसके होने पर ही अराइज होती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट। इसमें पर्टिकुलर इवेंट पर ही अराइज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक गुड्स को सोल्ड किया, उस पर आपने दी वारंटी, ठीक है, वारंटी आपने दी 1 ईयर की, और 1 ईयर के अंदर अंदर आपके पास 1 ईयर से पहले 6-7 महीने के अंदर आपके पास कस्टमर आता है और वो चीज़ डिफेक्टिव हो जाती है, तो उस केस में आपकी लाइबिलिटी राइज हो जाती है कि उस चीज़ को आप रिप्लेस करें या उसकी जो मरम्मत है उसको करा के दे, तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। ऑन दी अदर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। किसी ने अगर सूट कर दिया, फाइल कर दिया आपके केस को, कोर्ट केस कर दिया, तो उस केस में जो कोर्ट आपको अगर कोई किसी तरह की कोई पेमेंट करने का ऑर्डर देता है तो वो भी हमारी क्या हो जाती है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हो जाती है। यानी कि एक फिक्स्ड पर्टिकुलर इवेंट के होने पर ही कोई लाइबिलिटी अगर अराइज होती है तो उसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। 6th क्वेश्चन है द लाइबिलिटी दैट आर पेबल इन मोर देन 1 ईयर एंड आर नॉट द लिक्विडेटेड फ्रॉम द करंट एसेट्स, यानी कि वो लाइबिलिटी जो हमारे 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा में हमें उसका पेमेंट करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम सीधे सीधे फिक्स्ड लाइबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है उसका पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर के अंदर हमें इसका पेमेंट करना होता है, और जो फिक्स्ड लाइबिलिटी है उसका मोर देन 1 ईयर, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन है द डेट विच आर टू बी रिपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ईयर और लेस आर नोन एज, वह कौन से डेट होते हैं। डेट बेसिकली आपको पता है उधार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिवेंचर। तो वो कौन से डेट होते हैं जिनका हमें पेमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए करना होता है, यानी कि लेस देन 1 ईयर के अंदर जिसका पेमेंट करना होता है, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे करंट लाइबिलिटीज होती है। जैसे हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है, इसका हमें पेमेंट करना है क्योंकि ये एक तरह से डेट के फॉर्म में है, और तो उसका भी हमें पेमेंट करना होता है लेस देन 1 ईयर के टाइम पीरियड में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है करंट लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी सम स्पेसिफिक इवेंट के ऑकर होने पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल्स इनकम, जिसमें हम क्रेडिट एंड कैश दोनों सेल्स को लेंगे,
ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड। एक गिवन पीरियड के लिए हमारी जो इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा सेल्स, कैश सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स भी है। तो उसका सबसे सही आंसर हो जाएगा टर्नओवर। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस तो बेसिकली उसको बोलते हैं जिसमें हमारे अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। दो अकाउंट जिसमें इफेक्ट होते हैं उसको हम ट्रांजैक्शंस बोल देते हैं। जैसे कि हमारा सेल्स, परचेज या किसी तरह का हमारा जो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, या इसी तरह से एक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो सारे सब कुछ जिसमें भी दो हमारे टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड, तो उनको हम बोल देते हैं ट्रांजैक्शन। सेल्स रिटर्न हमारा नहीं होता है क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारा जनरल एक वो भी ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न इज़ ए फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। और टर्नओवर हमारा सही आंसर होता है क्योंकि टर्नओवर में हम वही चीज़ देखते हैं जिसमें हमें इनकम होती है, ठीक है। नेट इनकम हमारी जिसमें होती है वो हमारा क्या होता है? टर्नओवर होता है। और तो इसमें एक वर्ड और आता है हमारा, एक तो होता है सेल, एक होता है टर्नओवर। इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। सेल्स का मतलब होता है नेट कमोडिटी जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। टोटल कमोडिटी जो हमने सेल करी उसको टोटल को हम सेल बोल देते हैं। जबकि सेल की गई कमोडिटी से जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, जितना भी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्नओवर। दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। परचेज रिटर्न, ये दिस इज ए काइंड ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है, जो हमारा टर्नओवर है। 9th क्वेश्चन है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में एक एविडेंस होता है। एविडेंस इन द सेंस कि एक ऐसा लिखित प्रपत्र होता है, ठीक है, जो उस ट्रांजेक्शन्स का सपोर्ट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक मशीनरी को सेल किया, ठीक है ना। मशीनरी मैंने सेल्स की तो मुझे क्या मिला? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये मेरे ट्रांजेक्शन्स हैं। तो इसके केस में मेरे पास एक क्या रहेगा? रिसीविंग रहेगी, ठीक है, जिस पर मैंने कैश को रिसीव किया होगा, ठीक है, और इस मशीनरी को बेचा होगा। तो उस एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाउचर। जिस समय हमारी ऑडिटिंग होती है ना, ये बेसिकली बाउचर्स किस समय काम आते हैं? जब हमारी ऑडिटिंग करानी होती है, हमें किसी फर्म का ऑडिट करना होता है, तो उस समय पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं, सेल्स का, परचेज का, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक बाउचर, प्रॉपर बाउचर होता है, ठीक है। और जिस बाउचर से, जिससे हम जिस ट्रांजैक्शन से बाउचर तक पहुंचते हैं उसको हम LFA भी बोलते हैं। लेजर फोलियो आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो बाउचर हमारा जो उसके साथ लगता है उसको हम बोलते हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। जर्नल आपको पता है, जर्नल क्या होता है? जर्नल एंट्री जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, वो जर्नल हो गया। लेजर क्या होता है? लेजर हमारा पर्टिकुलर एक हेड के लिए बनता है, जैसे कि हमारा सेल्स के लिए बन जाएगा सेल्स लेजर, और परचेज के लिए हमारे पास बनता है परचेज लेजर, कैश लेजर बनता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेल्स रिटर्न का लेजर बनता है, परचेज रिटर्न का लेजर बनता है, क्रेडिट सेल्स का। ये इस तरह से सारे हमारे जितने भी हेड होते हैं उनका अलग अलग जो एक हम प्रॉपर स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेजर। उसके बाद पोस्टिंग होता है, जब हमारी जर्नल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। ये जर्नल्स हमारी बन गई। उसके बाद हम जिस जर्नल्स को जब लेजर में कन्वर्ट करते हैं, लेजर में डालते हैं, तो इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्लियर? और बाउचर मैंने बता ही दिया कि इट इज़ ए एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विच इज बाउचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। देखिए यहाँ पे 3 तरह के हमारे पास बेसिकली अकाउंट होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है रियल अकाउंट, दूसरा हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा हमारे पास होता है पर्सनल अकाउंट। इसका सीक्वेंस आगे पीछे भी कर सकते हो। रियल अकाउंट हमारा हमेशा एसेट्स से रिलेटेड होता है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उससे रिलेटेड हमारे रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारे हमेशा जो हमारे गेन एंड एक्सपेंसेस,
इससे रिलेटेड होता है, और जो पर्सनल अकाउंट होता है हमारे वो पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। गेन्स एंड एक्सपेंसेस जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं, और जितने भी एसेट्स से मैं डीलिंग करते हैं वो हमारे रियल अकाउंट में यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेस हमारे किस में आते हैं, वो हमारे आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड। यहाँ पे रियल का भी क्वेश्चन आ गया है। रियल अकाउंट मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि रियल अकाउंट हमारा किस में डीलिंग करता है, कमोडिटी में डीलिंग करता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं एसेट्स की। ठीक है ना, तो ये कमोडिटी में डीलिंग करता है। क्रेडिटर एंड डेटर, पहला ऑप्शन क्या है और ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। क्रेडिटर और डेटर में जब बात आ गई तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट यानी कि हमारे पर्सन से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर हमारे पर्सन के थ्रू हम देख के चलते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो। ठीक है, और गेन्स एंड लॉसेज हमारा पहले ही हम देख चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और तो ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डीलिंग इन कमोडिटीज़। ओके राइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर से, इन जनरल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। जनरल में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन से डे में रिकॉर्ड की जाती है, तो इसका सही आंसर है सेम डे में यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। जब भी हमारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो अक्कर होती है तो उसी समय हाथों हाथ उस ट्रांजेक्शन्स को हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब हमारा ट्रांजेक्शन अक्कर हो गया है तो उसी समय हमने सेम डे में उसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया गया है। ठीक है, तो इसका एक ये प्रिंसिपल भी होता है कि हमें सेम डे में उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सेम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ जर्नल। जर्नल की हमने ऊपर बात करी थी, जो पर्टिकुलर जो हमने जर्नल एंट्रीज करी है उसके बाद जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए पर्टिकुलर हेड बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, परचेज जर्नल, कैश जर्नल, सेल्स जर्नल, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर ये सब कुछ ही होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दी अबव। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग ट्रांजेक्शन को भेजा जाता है तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, लेजर पोस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंट्री तो हम कर चुके हैं, एंट्री के बाद ही हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अकाउंटिंग तो ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बचता है ए, विच इज पोस्टिंग। उसके बाद है 15, द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। कौन सी ऐसा हमारा जो अकाउंट है या स्टेटमेंट है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है किसी कंपनी के स्पेसिफिक गिवन टाइम में, पीरियड में। स्पेसिफिक गिवन पीरियड, टाइम पीरियड का यहाँ पे मतलब है कि कौन फाइनेंशियल ईयर से। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है पहले भी बता चुका हूँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो भी इसी पीरियड के लिए बनते हैं, और इसका अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल पीरियड के अंदर ही हमारे सब कुछ बनता है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हमारा शो करता है, वो करता है हमारा बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट दिखाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको पता है कि हम यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं और यहाँ पे एसेट्स को शो करते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके ओवर में हमारे पास पे करने के लिए कितनी एसेट हैं। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी यहाँ पे एक्सेस अमाउंट होता है तो वो हमारा क्या होता है, हमारा वो बताता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटस हमारा किस तरह का है। यानी कि हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, उसको पे आउट करने के बाद अपने पास कितना पैसा सफिशेंट बचता है या नहीं बचता है, तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। अब ट्रेडिंग और ऑप्शन की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है। किस तरह से करता है, यहाँ पे इस तरह का टी शेप का अकाउंट बनाते हैं हम, ट्रेडिंग एंड P&L साथ बनाते हैं, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, और
उसके बाद यहाँ पे जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है तो उसके बाद आप P&L भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर लेते हैं और अब आपके बाद निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। तो ये सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ये हमारे क्या नहीं बताता, ये हमारे जो हमारे एक सेकंड, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को, ये वाला नहीं था, हाँ ये था, फाइनेंशियल स्टेटस को नहीं बताता। ये हमारे सिर्फ किसको बताएगा, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। देखिए हमने अभी बात करी थी कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या बताता है, हमारे रेवेन्यू को, यानी कि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है उसको बताता है। और कैसे निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट, जिसमें से हम क्या करते हैं, सारे हम जो इनकम है हमारे पास, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, हमारी सारी इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं उनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट, विच इज़ कॉल्ड अवर रेवेन्यू। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के केस में कौन सा हमारा स्टेटमेंट होता है, तो वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट की हमने बात कर ली है, ट्रेडिंग की हमने बात करी है, ट्रायल बैलेंस तो हमें पता ही है। ट्रायल बैलेंस हमारा जो अकाउंट्स का एक जनरल सा वो होता है, समरी होती है, नथिंग एल्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट किस चीज़ का स्टेटमेंट होता है, तो हमारा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों का होता है। बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनाई जाती है, यहाँ पे हमारे कैपिटल होती है, नीचे हमारी लायबिलिटी आ जाती है, जिसको कैटेगराइज किया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब कुछ कैपिटल को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है और लायबिलिटीज़ को भी कैपिटल यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी, इस तरह से। और इस राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाती हैं, एसेट्स आ जाती हैं एसेट साइड में, और एसेट्स को भी यहाँ पे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, इस तरह से हमारे कैटेगराइज किया जाता है। राइट साइड का टोटल हमारा टोटल एसेट्स का पार्ट होता है और लेफ्ट साइड का टोटल लायबिलिटीज़ का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट किसका होता है, इसमें एसेट्स भी इंक्लूड होते हैं, लायबिलिटी भी होती है और साथ में कैपिटल भी होती है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, बैलेंस शीट आपको पता है एनुअली बनाई जाती है। एनुअली इन द सेंस कि एक फाइनेंशियल ईयर जो मैंने अभी डिस्कस किया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हर साल यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। और उस बैलेंस शीट के थ्रू उस बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उसके थ्रू ही हमारे पे यहाँ पे हर साल जो ऑडिटिंग है उसको भी कंडक्ट किया जाता है। तो हमारे जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है बैलेंस शीट, कब बनती है, वो बनती है एनुअली। एनुअली को दूसरा हम बोलते हैं ईयरली। ठीक है, ईयरली भी इसी को बोला जाता है। और इसका अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो मैंने आपको बता दिया है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब 19 क्वेश्चन है, द रेशियो दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, यानी कि ऐसी कौन सी जो हमारी यहाँ पे रेशियो है जो हमारी शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए होती है। लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, और नीचे दिया गया है एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें हम अपने शॉर्ट टर्म के ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। लिक्विडिटी यानी कि हम लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, करंट एसेट्स, करंट रेशियो हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक, और हम यहाँ पे पढ़ते हैं लिक्विड रेशियो भी पढ़ते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा। करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा हमारा जो आता है हमारा लिक्विड रेशियो का होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसमें से हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं हम स्टॉक को, ठीक है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दो को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है लिक्विड एसेट। उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास लिक्विड रेशियो यहाँ पे निकल कर आता है।
तो ये हमारा होता है लिक्विडिटी रेशियो। लीवरेज रेशियो क्या होता है? लीवरेज रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी फर्म कितनी लीवर्ड है। लीवर्ड इन द सेंस कि कितना इसने डेट को लिया हुआ है अपनी फर्म के, हमारा जो हम कहते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना है, जो हमारे फर्म का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की कितना इसने यहाँ पे लीवर्ड किया हुआ है, यानी कि कितना इसने डेट को इश्यू कराया है। तो उसको हम जब देखते हैं तो उसमें हम लीवरेज रेशियो देखते हैं। और साथ ही इसमें अलग अलग तरह के रेशियोज होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है। उसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज भी होता है, फाइनेंशियल लीवरेज भी। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, और जो हमारे फाइनेंशियल लीवरेज का होता है वो होता है हमारा EBIT डिवाइडेड बाई EBT। C फॉर कंट्रीब्यूशन, EBIT हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBT हो जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का। एक्टिविटी रेशियो आप सबको पता है। एक्टिविटी रेशियो हमारा होता है जो भी हमारी एसेट्स है उससे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जब हम एसेट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसको मेजर किया जाता है एक्टिविटी रेशियो में। और नीचे है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको पता ही है कि हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली मेजर करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम नेट प्रॉफिट रेशियो भी होता है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी होता है, ठीक है। और इस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है। तो इस तरह की जो रेशियोज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में इंक्लूड हो जाती हैं। और लास्ट हमारा आज का 20वां क्वेश्चन हम करते हैं। द measure of how sufficiently the asset resources are employed by the firm is called, यानी कि हमारे जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर रूप से यूटिलाइज किए जा रहे हैं, प्रॉपर रूप से एम्प्लॉयड हैं फर्म में, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो उसको एक्टिविटी रेशियो से किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, ठीक है ना।